हमने सामान्य रूप से कोशिकाओं के बारे में यानी कि सेल्स के बारे में तो बहुत बात की है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस वीडियो में हम पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल्स की बात करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों यानी सेल वॉल्स की बात करते हैं। तो ये है हमारी पादप कोशिका। और शायद एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि हम आमतौर पर तो जो कोशिका होती है उसे एक गोल आकार का इस तरह से कुछ बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पादप कोशिका को कुछ आयताकार संरचना के रूप में दर्शाया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पादप कोशिकाओं की ऐसी संरचना हो सकती है। तो अगला प्रश्न ये है कि उन्हें ये ऐसा आकार देता कौन है, किन कारणों से उन्हें इस तरह का आकार प्राप्त करने में मदद मिलती है। और जवाब है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल्स। तो यहाँ पे हमने सेल वॉल को यानी कोशिका भित्ति को दर्शाया है। चलिए इस तस्वीर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर हमारे पास ये कटा हुआ हिस्सा हम इस चित्र में अगर नहीं बनाते तो हमें बाहर से केवल ये कोशिका भित्ति का आकार ही नजर आता, हमें अंदर का कुछ नजर नहीं आता। पर हमने इसे काट दिया है, जिस वजह से हम विभिन्न परतों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमारे पास बाहर की तरफ तो कोशिका भित्ति है। अब ये जो कोशिका भित्ति है उसके ठीक नीचे हमें मिलेगा कोशिका झिल्ली यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ हमने कोशिका झिल्ली को दर्शाया है, और कोशिका झिल्ली के अंदर हमें मिलेगा कोशिका द्रव्य। यहाँ पर सब जगह कोशिका द्रव्य उपस्थित होगा, और ये जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर हमारे पास सभी प्रकार की बहुत सारे प्रकार की चीज़ें होंगी। और ये जो बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है जिसने काफ़ी ज़्यादा आयतन घेरा हुआ है यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसे हम रसधानी यानी कि वैक्यूल कहते हैं। रसधानी का वर्णन हमने अन्य वीडियो में किया हुआ है। तो आपको ध्यान होगा कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि इसका ये आकार ऐसा क्यों है। तो जो ये आंतरिक दाब जो है, जो ये इंटरनल प्रेशर है, और जैसे हमारे पास रसधानी जैसी यानी वैक्यूल जैसी चीज़ें हैं, और ये जो कोशिका द्रव्य अंदर मौजूद है, और साथ ही जो ये कोशिका भित्ति है, तो ये सभी मिलकर इस पादप कोशिका को इस तरह का आकार देते हैं। और इसी कारण से एक पौधा ग्रो कर पाता है, बढ़ पाता है, और वो सीधा खड़ा रह पाता है। तो आपके पास कोशिका भित्ति है, यहाँ पर आपके पास कोशिका झिल्ली है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे अन्य कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स है। हमारे पास यहाँ पर ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर हमारे अच्छे दोस्त सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे पास यहाँ पर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वैसे ये जो पीली चीज़ है ये आंतरिक केंद्रक झिल्ली यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ अंदर हमारे पास डीएनए भी उपस्थित है। और फिर यहाँ हमारे पास अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अंतर्द्रव्यीय जालिका को हम आगे से ईआर कहेंगे इस वीडियो में। फिर ये हमारा जो हिस्सा है ये है खुरदुरी ईआर, जहाँ पर आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे। इसके बाद ये है हमारा चिकना ईआर, जहाँ पर आपको राइबोसोम्स नहीं दिख रहे होंगे। और फिर यहाँ पर हमारे पास है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस। तो ये थोड़ा सा रिव्यू हो गया हमारा। अब हमारा ध्यान रहेगा कोशिका भित्ति पर यानी सेल वॉल पर। तो चलिए कोशिका भित्ति के बारे में वापस से बात करते हैं। तो अगर हम इसे जूम करें, थोड़ा सा और बड़ा करें, तो हमें कुछ इस तरह का आरेख यानी डायग्राम देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि जब हम सोचते थे कि कोशिका भित्ति क्या होता है तो हम एक दीवार की तरह उसे सोचते थे, एक वॉल की तरह उसे सोचते थे, ऐसा कुछ जो अभेद्य होगा, जिसके आर पार कुछ नहीं जा पाएगा। लेकिन ये चित्र कुछ अलग ही दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है ये हमारा कोशिका झिल्ली वाला हिस्सा है, और ये जो है ये हमारा लिपिड का द्विपरत हिस्सा है, लिपिड का बाइलेयर है।
और फिर उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमें एक ईंटों की दीवार नहीं दिख रही है, यहाँ पर हमें कुछ पॉलीसेकेराइड तंतु यानी पॉलीसेकेराइड के फाइबर्स दिख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर सेलुलोज है। आपको ध्यान होगा सेलुलोज को हमने ग्लूकोज के बहुलक यानी पॉलीमर के रूप में देखा था, जिससे हम कुछ एक अरेंजमेंट में जमा देते हैं। फिर हमारे पास है हेमीसेलुलोज, जिसके साथ विभिन्न प्रकार के एकलक यानी मोनोमर्स जुड़े होते हैं। और फिर हमारे पास पेक्टिन है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। और ये सभी चीज़ें शायद से आपने खाई भी हो, अगर आज ना खाई हो तो शायद कल खाई होगी या उसके पिछले हफ्ते खाई होगी। अगर आपने आहार में फाइबर के बारे में बात की है कभी, तो आप सेलुलोज और पेक्टिन की ही बात कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें आपका शरीर पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब आप एक पौधा खाते हैं तो आप इसे प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल्स को खा ही रहे होते हैं। और ये एक बहुत काम की चीज़ भी करते हैं। जैसे आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में ग्लूकोज के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं। ये पानी को सोखते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को एक्सक्रीट कर पाए, बाहर निकाल पाए। लेकिन मुख्य बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये एक दीवार नहीं है और ये अभेद्य भी नहीं है। इसे कहते तो हम एक वॉल ही है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, लेकिन ये एक कमरे की दीवार की तरह नहीं होती है मोटी और अभेद्य। इसमें से चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे अणुओं यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बहने के लिए जगह है, और वे वास्तव में एक जाली यानी मैश या एक कपड़े की तरह है। तो इसी वजह से ये जो कोशिका झिल्ली है यानी सेलुलर मेम्ब्रेन है, वो उन तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स और अन्य अणुओं तक पहुंच रखती है जो कोशिकाओं के बीच होते हैं। और थोड़ा इस चित्र को और स्पष्ट करने के लिए, ये वाली जो परत है ये कोशिका झिल्ली है, ये लिपिड द्विपरत, लिपिड की बाइलेयर है। हम इसे यहाँ बना देते हैं। ये आपका ये जो हिस्सा है, ये है आपका कोशिका भित्ति वाला हिस्सा यानी सेल वॉल वाला हिस्सा। और फिर ये जो कोशिका भित्ति के ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर ये जो दो कोशिकाओं के बीच की जगह है, इसे हम मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमिला कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसे बना देते हैं, ये मध्य पटलिका, ये हिस्सा भी मध्य पटलिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पता है कि पौधे जो है वो तो सीधे खड़े हो पाते हैं, वो सीधे खड़े होने में सक्षम होते हैं। तो ये जो कोशिका है वो कितनी सख्त होती है। ये यहाँ पर जाली एक मैश की तरह तो दिख रही है, लेकिन ये कितनी सख्त होगी। क्या कोशिका भित्ति ये दृढ़ता प्रदान कर रही है पौधे को, या कोई और चीज़ है? तो जवाब है हाँ, कुछ हद तक इसका कारण कोशिका भित्ति ही है। ये कोशिकाओं को उनका आकार देने में मदद करती है। लेकिन अगर आप किसी पौधे को पानी देना बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो मुरझा जाता है, वो विल्ट हो जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके खड़े होने की क्षमता का एक हिस्सा कोशिकाओं के आंतरिक दाब यानी इंटरनल प्रेशर से आता है। हालांकि उसके आकार का एक कारण ये जो कोशिका भित्ति है वो भी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो ऐसे पौधे देखे हैं जो इन छोटे पौधों से ज़्यादा कठोर, ज़्यादा रिजिड होते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है उसका क्या, वो तो बहुत कठोर होती है। वास्तव में वो इतनी कठोर होती है कि उस लकड़ी से हम दीवारें बना सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब ये जो अधिक परिपक्व जो पौधे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब ये कोशिका जो भित्ति है जब ये मरने लगती है तो यहाँ पर सेलुलोज की और परतें इकट्ठा होने लगती है, जिससे एक द्वितीय कोशिका भित्ति, एक सेकेंडरी सेल वॉल भी बन जाती है। तो आप इसे एक प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी प्राइमरी सेल वॉल के रूप में देख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर एक मोटी द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी सेकेंडरी सेल वॉल बन सकती है, जो बहुत अधिक दृढ़, कठोर यानी रिजिड होती है। तो इसी कारण से यदि आप उस लकड़ी का सारा पानी भी निकाल ले या उसको पानी ना दे, तब भी वो मुरझाता नहीं ऐसे ज़्यादा, वो दृढ़ ही बना रहता है, कठोर ही बना रहता है। उसका कारण ये कि जो सेलुलोज और अन्य अणुओं की जो परतें हैं वो उसे वो दृढ़ता, वो कठोरता प्रदान करती है।
अब आखिरी बात जिसके बारे में हमें बात करनी वो ये है कि अब देख चुके हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी पहुंच कोशिकाओं के बीच तैरने वाले अणुओं तक भी होती है, लेकिन वास्तव में आसन्न पादप कोशिकाएं यानी कि जो ये एडजेसेंट प्लांट सेल्स होते हैं उनके बीच सीधी सुरंगें भी होती है, डायरेक्ट टनल्स भी होती है। उन सीधी सुरंगों को हमने यहाँ पर ये पीले रंग से बनाया हुआ है पहले से ही। ये जीव द्रव्य तंतु है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। तो इन्हें और बेहतर समझने के लिए रुकिए। तो मान लीजिए यहाँ कोशिका 1 है और यहाँ कोशिका 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जीव द्रव्य तंतु है वो ये है। यहाँ पे आपको वो सुरंगें यानी टनल्स दिखेंगी। ये 2 कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होता है। इससे साइटोसोल और इस तरह के छोटे अणुओं का प्रवाह हो सकता है। और एक और चीज़ आप जिस पे ध्यान दे सकते हैं वो ये कि यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि चिकनी ईआर मौजूद है, उपस्थित है। तो अंत में एक चीज़ यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे, जब आप जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं, ये साफ सुथरे चित्र देखते हैं तो आपको लगता है कि हमें यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन एक आवश्यक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन चीज़ों पर अभी भी अध्ययन हो रहा है। ये चीज़ें आर पार कैसे पहुँचती है, कैसे परिवहन हो रहा है, क्यों सक्षम है ये परिवहन करने में, किन परिस्थितियों में हो रहा है, इन सभी बातों पर अभी भी अध्ययन जारी है। और अगर हम सच कहें तो जितना अभी हम बात करें, अगर आप कोशिश करें और इसके और गहराई में जाए, एक परत और गहराई में जाए, तो आप एक एक्टिव रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब पढ़ने के बाद अब आप अपने आसपास जो लकड़ी पौधे देखेंगे, आप जो सैलेड खाएंगे, उसकी आप और अधिक सराहना कर पाएंगे।